नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जब हमारा संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने कई सारे पदों की व्याख्या बड़े ही विस्तार से की और संविधान में कई ऐसे पदों का प्रावधान किया जिन पर आसीन लोगों को बिल्कुल पक्षपात किए बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। कई ऐसे पद हैं जैसे कि किसी राज्य के गवर्नर का पद या फिर विधानसभा के स्पीकर का पद। ये कुछ ऐसे पद हैं जिन पर आसीन लोग हो सकता है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के बैकग्राउंड से आए हों, लेकिन जब वो इन पदों पर आसीन होते हैं तो ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तमाम पार्टी बायस, तमाम पक्षपात को दरकिनार करके जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान की आत्मा जो बात कहती है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों, हाल के सालों में कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर ये नजर आता है कि इन पवित्र पदों पर बैठे हुए लोग दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते और संवैधानिक भावनाओं को दरकिनार करके उस पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसके वे सदस्य रहे हैं। अब मौजूदा मामला तमिलनाडु और पंजाब के राज्यपालों का ही ले लीजिए, जो विवादों में है और दोनों ही राज्यों में सरकार के साथ उनकी उठापटक चल रही है, खींचतान चल रही है, विवाद चल रहा है और सरकार को लग रहा है, इन दोनों ही राज्यों में सरकारों को लग रहा है कि उनके अधिकारों को एक तरह से एंक्रोच किया जा रहा है, गवर्नर की ओर से अतिक्रमण किया जा रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से, न्यायपालिका की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि गवर्नर को जो है वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति की ओर से और गवर्नर सिर्फ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन मुख्यमंत्री जो सरकार का चेहरा होते हैं वो जनता से चुनकर आते हैं और मुख्यमंत्री ज्यादा पावरफुल होता है। सरकार के सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है और एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं, उसी तरह से राज्यों में जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, जो कि बाहर से आया हुआ होता है, केंद्र की ओर से भेजा गया होता है, राष्ट्रपति की ओर से भेजा गया होता है, वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र को मुखिया होता है राज्य का। हालांकि उसके भी कई अधिकार होते जरूर हैं, लेकिन वो सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और सरकार को जनता चुनती है। तो ऐसे में गवर्नर जो है सरकार से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन हाल फिलहाल के सालों में ऐसा देखने में आया है कि गवर्नर सरकार की ताकत पर अतिक्रमण कर रहे हैं और इसी वजह से बार बार गवर्नर्स की शिकायत न्यायपालिका के पास आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ता है। अब पंजाब के ही मामले को लीजिए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा में पारित कुछ बिल को पास नहीं किया, उस पर दस्तखत नहीं किए, अपनी मंजूरी नहीं दी और ये कहते हुए उन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी कि जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया वो असंवैधानिक था, इसलिए एक असंवैधानिक गैदरिंग में पारित किए गए किसी बिल को वो अपनी मंजूरी नहीं देंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में उनको बताया कि देखिए, जो स्पीकर होता है विधानसभा का, विधानसभा के मामलों में वो सर्वोपरि होता है। विधानसभा स्पीकर ही तय करता है कि किस तरह से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए, कब सदन को बुलाया जाना चाहिए, कब सत्र होना चाहिए। ये तमाम बातें जो है ये स्पीकर का अधिकार हैं और आप इस तरह से स्पीकर के
अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। और यहां तक बड़े ही सख्त शब्दों में चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आग से मत खेलिए। देखिए, एक आदर्श सिचुएशन तो ये होती है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में जो है रिश्ते सौहार्दपूर्ण हों, कोऑपरेटिव हों, सहयोगात्मक हों। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है और जैसा आरोप लग रहा है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी जब राज्यों में अपने रिकमेंड किए गए गवर्नर्स को भेजती है तो वो अपनी चलवाती है और इसके लिए कई बार नियम कानूनों को ताक पे रखा जाता है, संवैधानिक प्रावधानों की फिक्र नहीं की जाती। अब तमिलनाडु का मामला भी कुछ ऐसा ही है। तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ भी सरकार को कोर्ट में आना पड़ा। अब तमिलनाडु वाले मामले में हुआ यह है कि 12 बिल जो पास हो गए हैं विधानसभा से, उनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं गवर्नर साहब। फिर कई और भी मामले हैं, जैसे कि कई सजायाफ्ता कैदी हैं जिनकी सजाओं को माफ करना है, कुछ दूसरे मैटर्स हैं वो पेंडिंग है जहां पर कि गवर्नर को मंजूरी देनी होती है, उस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही मामला है और उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में अपनी बात रखी है और ये कह सकते हैं कि खरी खरी सुनाई गवर्नर्स को। तो दोस्तों, ये जो दो मामले हुए, एक तमिलनाडु का और एक पंजाब का, इसने मुझे याद दिला दी भगत सिंह कोश्यारी की। भगत सिंह कोश्यारी इसी साल की शुरुआत तक महाराष्ट्र के गवर्नर थे और उनकी नियुक्ति हुई थी 5 सितंबर 2019 को और उसी के अगले महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे और इस साल 17 फरवरी को जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये करीब जो 4 साल वे महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, उसमें उन्होंने कई विवादों को जन्म दिया और इस दौरान जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसके साथ उनकी खूब पंगेबाजी हुई, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए और भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ ऐसे फैसले किए, कुछ ऐसे काम किए जो कानूनी तौर पर सही नहीं माने गए, अदालत ने जिनको सही नहीं माना और जिससे साफ नजर आया कि जिस बीजेपी पार्टी से भगत सिंह कोश्यारी आए थे वे उसी के फायदे के लिए काम कर रहे थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने पद की गरिमा को देखते हुए उनका बर्ताव नहीं था, इस तरह के आरोप लगाए गए। भगत सिंह कोश्यारी आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। उनके करियर की शुरुआत, उनके सार्वजनिक करियर की शुरुआत आरएसएस से हुई थी। उसके बाद वो बीजेपी से जुड़े और उत्तराखंड जब एक राज्य बना तो उसके दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे। उसके बाद वो विपक्ष के वहां नेता बने, विधान परिषद के सदस्य बने। यूपी में जब उत्तराखंड अलग से राज्य नहीं बना था तो विधान परिषद के भी सदस्य थे। उसके बाद वो साल 2008 से लेकर 2014 तक राज्यसभा के सदस्य थे बीजेपी से और फिर 2014 के बाद 2019 तक, जब तक कि उन्हें गवर्नर नहीं बनाया गया था उसके कुछ महीनों पहले तक, वे लोकसभा के सदस्य थे। यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, तो चुनाव तक वो लोकसभा के सदस्य थे। आमतौर पर एक आदर्श स्थिति यह मानी जाती है कि जो व्यक्ति सक्रिय राजनीति में है उसको तुरंत गवर्नर ना बनाया जाए, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। ना बीजेपी मानती है, ना कांग्रेस मानती है। कांग्रेस के पास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सुशील कुमार शिंदे, वो सक्रिय राजनीति में थे, फिर उनको एक राज्य का गवर्नर बना दिया गया, फिर वहां से उनको वापस सक्रिय राजनीति में बुला लिया गया। तो कांग्रेस भी ये कर चुकी है और बीजेपी भी कर रही है, लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। गवर्नर ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि सक्रिय राजनीति काफी पहले छोड़ चुका हो और अभी उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्टेक ना हो। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने अपने में से बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं जाने दिया, भले ही वो गवर्नर बन गए। और यही वजह थी
कि अब से ठीक 4 साल पहले इसी नवंबर महीने में एक सुबह अचानक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और अजीत पवार जो बगावत करके आए थे अपनी पार्टी से, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। लेकिन उनकी सरकार 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाती। जब महाविकास आघाड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाती है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि ये जो फैसला किया गया अल सुबह शपथ दिलाने का, रातों रात राष्ट्रपति शासन हटाने का, वो गलत था। और जब फडणवीस को कहा जाता है कि बहुमत साबित करके बताओ विधानसभा में, तो फिर वो इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि अजीत पवार अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन आइडियल सिचुएशन में अगर फडणवीस उनके पास गए थे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कोश्यारी के पास कि मेरे पास बहुमत है और मैं सरकार बनाने का दावा पेश करता हूं, मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए, तो अगले दिन वर्किंग आवर्स में, उस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन उस वक्त हटाया जा सकता था। लेकिन चंद मिनटों में ही रातों रात राष्ट्रपति शासन हट गया और रातों रात जो है राजभवन में इत्तला कर दी गई कि भाई हॉल तैयार रखना, सुबह सुबह शपथ विधि होने वाली है। और बाहर कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। आमतौर पर जब शपथ विधि का कार्यक्रम होता है तो राजभवन की ओर से आमंत्रण जाता है राज्य के गणमान्य नागरिकों को, विपक्ष के नेता को जाता है, तमाम राजनीतिक दलों के मुखियाओं को जाता है, पुलिस के आला अधिकारियों को, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया को इनवाइट जाता है और बहुत ही तामझाम से पूरा समारोह आयोजित किया जाता है। तो फिर ये चोरी छुपे शपथ विधि क्यों करवाई गई और इसमें गवर्नर जैसे आदमी ने साथ क्यों दिया, जिसे कि निष्पक्ष होना चाहिए, जिसे कि दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। जाहिर तौर पर यहां कोश्यारी का बर्ताव क्वेश्चनेबल था। तो यही वजह है कि जब ये पंजाब और तमिलनाडु का मामला आया तो फिर कोश्यारी याद आए। और एक बात को लेके जो है कोश्यारी पर उंगली उठी उनके कार्यकाल में कि विधान परिषद की 12 सीटें थी जहां पर कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं उसके सदस्यों को, और ये नॉमिनेशन होता है सरकार की सिफारिश पर। तो जो सरकार की तीनों पार्टियां थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने अपनी ओर से 4-4 नाम दे दिए थे गवर्नर के पास कि आप इनको नॉमिनेट कर दीजिए। लेकिन गवर्नर साहब उस पर सोते रहे, उस पर कोई फैसला नहीं लिया। बार बार याद दिलाने के बावजूद, खत लिखने के बावजूद जुलाई में बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन करीब 2.5-3 साल बाद तो उन्होंने मंजूरी नहीं दी, तो उस बात को लेकर भी विवाद हुआ। और इस दौरान भी उनकी कई बातें, उनके कई बयान भी विवादों में रहे। जैसे कि एक बार उन्होंने भाषण देते देते कह दिया कि मुंबई के पास पैसा ही नहीं होता अगर मुंबई में गुजराती मारवाड़ी नहीं होते। वो काफ़ी वायरल हो गया वीडियो, फिर तमाम पार्टियों ने उनकी काफ़ी निंदा की, खिंचाई की। फिर एक उन्होंने बयान दे दिया छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में कि वो तो पुराने जमाने के महापुरुष हैं। तो बड़े ही विवादित रहे कोश्यारी जी, और राज्यपाल पद की गरिमा का उन्होंने क्या किया इसका अंदाजा आप इन घटनाओं से लगा सकते हैं। तो ये बात हुई राज्यपालों की। अब मौजूदा राज्यपाल रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के। अब तक तो वो किसी बड़े विवाद में फंसे नहीं हैं और उनसे यही उम्मीद की जाती है कि अपना कार्यकाल जो है वो निष्पक्ष तरीके से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यतीत करेंगे। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी होगा, महाराष्ट्र की तमाम हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।